हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन या एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो देयर आर नॉर्मली मेनी थिंग्स दैट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, लेकिन नॉर्मली जिन फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज़ टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करती है। ओके, we will not make it very complex, we will just jump, first we will discuss the factor of temperature कि how it is affecting। इसको समझने के लिए आपको इस ग्राफ को फोकस करना पड़ेगा। ये ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ठीक है this graph is showing you a picture in which you can see the x-axis has different values for the temperature starting from 10 degree till 60 degree, and the y-axis is showing the rate of enzyme catalyzed reaction। ठीक है, सो अगर आप देखें 0 है यहाँ पे और ऊपर जाएं तो वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक लाइन यहाँ पे लगाऊँ और फिर इसी लाइन को मैं अगर नीचे लगाऊं तो इस टेम्परेचर पे रिएक्शन रेट ये है। ठीक है, ये वाला। ओके, आई शुड टेक सम अदर कलर्ड मार्कर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम राइटिंग इट। ओके, सही है। सो ये पॉइंट ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आप देखें कि ग्राफ की शेप क्या है, तो इसकी शेप एक हिल की तरह की है। हिल, HILL, यू नो हिल, कि सेंटर से ये रेज्ड है और साइडों से ये लो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शुरू में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी साथ साथ इंक्रीज़ होता है। जैसे इस पॉइंट के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन है और टेम्परेचर ये नीचे है, इट्स समवेयर बिटवीन 40 एंड 30। ओके, और 20 डिग्री पे अगर मैं देखूं, ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये आएगा। नाउ इट्स नॉट कैलिब्रेटेड, तो मैं आपको ये नहीं बता सकती एग्जैक्टली क्या आएगा, लेकिन इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट नीचे है, सो डेफिनेटली ये हायर रेट है और ये लोअर रेट है। ये आपको ग्राफ पढ़ना आता होगा। अच्छा, अगर आप देखें तो जब इस पॉइंट पे जाते हैं जिसको इन्होंने एरो से बताया हुआ है कि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पॉइंट पे जब आप इसकी एक्टिविटी देखते हो तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो एक्टिविटी है, सॉरी, इट इज़ एट दिस पॉइंट। ओके, अब ये पॉइंट जो है, ठीक है, आप माइंड में रखिएगा कि अब इसके बाद जब आप इवन 40 पे भी अगर आप जाते हो, ठीक है, अगर आप इवन 40 पे भी जाते हो तो आप क्या देखते हो कि 40 पे भी अब मज़ीद जो है वो एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, और उसके बाद जब आप 50 पे जाते हो, ठीक है, अगर आप 50 पे जाके देखो तो आप इसको अगर मैच करो तो 50 पे भी जो आपकी रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है वो कम है और 37 पे इसका मैक्सिमम रेट है। ठीक है, 37 पे मैक्सिमम है, 50 पे भी कम है, 20 पे भी कम है, 30 पे भी अगर मैं देखूँ तो ये भी कम है। ठीक है, सही है। तो आप, अगर मैं इस पिक्चर के हिसाब से आपको कहूँ तो आप ये कह सकते हो कि शुरू में जो है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आपका एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता है अप टिल यू रीच 37 डिग्री, और 37 डिग्री के बाद एंजाइम की जो एक्टिविटी का रेट है बजाय इसके कि वो और मज़ीद बढ़ता, वो बढ़ा नहीं है। ठीक है, वो बढ़ा नहीं है, बल्कि क्या हुआ है, वो नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, नीचे आना शुरू हो गया रेट। ये क्यों नीचे आ रहा है? ये देखें 50 पे ये ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है? ये ग्राफ इसलिए नीचे आ रहा है कि अब ये जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है ये फैसिलिटेट नहीं कर रहा है एंजाइम को रिएक्शन में, बल्कि उसको नुकसान पहुंचा रहा है। और इस प्रोसेस को बेसिकली बोलते हैं एंजाइम डीनेचरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंजाइम डीनेचरेशन। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको, दोबारा से मैं समझाती हूँ। इस डायग्राम में
वो पॉइंट जहाँ पे आप देख रहे हो कि एंजाइम हैज़ द हाईएस्ट एक्टिविटी और हाईएस्ट reaction rate, that temperature is called optimum temperature. ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिस पे कोई एंजाइम अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, ओके। एंड बिफोर द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, यानी ये 37 से पीछे वाले टेम्परेचर्स में भी आप देख लो, और आफ्टर द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, 37 के बाद वाले टेम्परेचर्स में भी देख लो, एंजाइम कैन नॉट हैव रिएक्शन रेट हायर देन दिस। बाकी सब में 37 के पहले और बाद रिएक्शन रेट लेस है, 37 पे मैक्सिमम है। तो सर्टन एंजाइम XYZ कोई भी एंजाइम जो कि है उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 है। तो इस ग्राफ से आपको ये पता चलता है कि बेसिकली एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टूवर्ड्स द टेम्परेचर, और हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, और बिलो एंड अबव दैट टेम्परेचर एन एंजाइम कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है। क्यों? अच्छा जी, अब इसकी रीज़न हम आपको बताते हैं। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, ओके। जब टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम होता है तो क्या होता है? अच्छा, जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है, और जब टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो विगरसली वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और अपना स्ट्रक्चर लूज़ कर देते हैं, और जब वो स्ट्रक्चर लूज़ कर देते हैं तो वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते, ठीक है, सही है। तो अगर आपको मज़ीद जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई जाए वो क्या है कि ये जो आपका टेम्परेचर होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको देता है काइनेटिक एनर्जी, KEB इसको कहते हैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स की ज़ुबान में। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो देता है किसी भी रिएक्शन को, ठीक। जैसा कि आपको ठंड लगती है, आप भागते हो तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो काइनेटिक मोशन आप करते हो तो वो काइनेटिक मोशन की वजह से वो आपकी बॉडी में हीट एनर्जी बनती है। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से जब किसी चीज़ को टेम्परेचर दिया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और यही हो रहा है एंजाइम्स के साथ भी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है एट ए सर्टेन पॉइंट, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मज़ीद जब बढ़ती है तो वो स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर देती है, एंजाइम की डीनेचरेशन हो जाती है और एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाती है। और ये जो डीनेचर्ड एंजाइम होता है इसको रिकवर भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। डीनेचर्ड जो एंजाइम होता है मोस्टली उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक है, सही है। अच्छा, ये तो था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या असर बनता है। अच्छा, सबस्ट्रेट जो है वो मैंने आपको बता दिया, वो चीज़, वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड ए सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये है इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। इसमें एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दी हुई है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई आपका रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन भी इंक्रीज़ हुआ। लाइक इस वाली पे आपकी ये थी, इस वाली पे आपकी ये थी, और जब आप इस कंसंट्रेशन पे पहुँचे तो आपकी ये थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आपने मज़ीद सबस्ट्रेट बढ़ाया तो क्या हुआ कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ा ही नहीं। मज़ीद सबस्ट्रेट बढ़ाते गए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा ही नहीं। मज़ीद कंसंट्रेशन बढ़ाते रहे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा ही नहीं। ओ, मसला क्या आ रहा है?
ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हम तो सबस्ट्रेट दे रहे हैं, फिर क्यों ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा? तो रीज़न बिहाइंड ये है कि एंजाइम हैज़ एन एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट वो साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और रिएक्शन होता है। तो जब आपको ये पता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तब रिएक्शन होता है, तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हो तो जितने भी एंजाइम होते हैं उनको सबस्ट्रेट मिल जाता है, ठीक है। एक ख़ास पॉइंट ऐसा आता है जो कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे जितने भी एंजाइम होते हैं, हर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट एसोसिएटेड होता है, उसके साथ अटैच्ड होता है, और कोई भी एंजाइम फ्रीली अवेलेबल ही नहीं होता कि वो इस न्यू जो आप ऐड कर रहे हो सबस्ट्रेट उसके साथ रिएक्शन करे, ठीक है। जिसकी वजह से अब रिएक्शन रेट बढ़ने के बजाय यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि सबस्ट्रेट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गई है, एक्स्ट्रा हो गई है, और सारे एंजाइम जो हैं वो पहले से ही ऑक्यूपाइड हैं विद सबस्ट्रेट। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक घर है उसमें 4 कमरे हैं, अगर तो आप उसको 3 लोगों को भेजते हो 3 रह सकते हैं, एक रूम खाली रहेगा। 4 लोगों को भेज सकते हो, 4 लोग रह सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आप 5 या 6 या 7 लोगों को भेज देते हो तो वो जो 3 एक्स्ट्रा हैं वो एक्स्ट्रा हैं, दे कैन नॉट एकोमोडेट इन दैट प्लेस, ठीक है। तो फिर उनको जो है वो वहाँ से आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से सबस्ट्रेट्स का भी होता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हो तो एक ख़ास पॉइंट तक कंसंट्रेशन बढ़ती है, लेकिन आफ्टर दैट पॉइंट कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी। अच्छा जी, अब ये वाली जो स्टेट है जिसमें ये लाइन आपको स्ट्रेट नज़र आ रही है, ये लाइन स्ट्रेट, इसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। मतलब जितने भी एंजाइम्स थे उनकी एक्टिव साइट्स पे कोई ना कोई सबस्ट्रेट उनके पहले से लगा हुआ है, इसलिए ये ग्राफ यहाँ से स्ट्रेट है, ठीक है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ग्राफ, ये क्यों है? क्योंकि ऑल द एक्टिव साइट्स आर नॉट ऑक्यूपाइड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे थोड़ी साइट ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, यहाँ पे मैक्सिमम साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। इसलिए अब मज़ीद नई किसी सबस्ट्रेट को इजाज़त ही नहीं है कि वो आके अटैच हो, ठीक, सही है। तो आपका जो एंजाइम सबस्ट्रेट है उसमें क्या है कि एनी मोर सबस्ट्रेट डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट, जिसकी वजह से क्या होता है कि द स्टेट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स, ठीक है, ओके। तो सैचुरेशन स्टेट की वजह से आपका जो सबस्ट्रेट है वो एक ख़ास लेवल के बाद अपनी इफ़ेक्ट करना छोड़ देता है, ठीक है, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पीएच। सो इस ग्राफ इज़ जस्ट लाइक द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वैसे ही ऑप्टिमम पीएच होती है। पीएच अगर इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो तो आपका जो एंजाइम है वो फंक्शन नहीं कर सकता प्रॉपरली, और अगर ऑप्टिमम पीएच हो तो वो मैक्सिमम फंक्शन करता है, ठीक है। जैसा कि आपका जो ट्रिप्सिन है उसको क्या चाहिए, इट इज़ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स एक्टिविटी इज़ इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो और इसी तरह से जो आपके कुछ और एंजाइम है जैसे पेप्सिन है, इसको क्या है, ये स्टमक में वर्क करता है और ये एक एसिडिक एंजाइम है, ठीक है। इसको एसिड चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए, ठीक है जी। तो इसी तरह से फिर क्या होता है कि जब पीएच की चेंज होती है, लाइक यहाँ पे तो ये एक्टिविटी कर रहा है मैक्सिमम, लेकिन अगर ऑप्टिमम पीएच से कम होगी या ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि जब पीएच चेंज होती है तो आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड दैट गेट्स चेंज्ड, ठीक है। तो जब पीएच चेंज होती है तो अमीनो एसिड की आयनाइजेशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्टिव साइट का असल फंक्शन है, और असल फंक्शन है कैटालिसिस करवाना, वो सही से परफॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि एक्टिव साइट जिन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, उनकी जो आयनाइजेशन होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मतलब हम अपना टॉपिक जो है वो सारा कंपाइल अप करते हैं और उसको क्लोज़ करते हैं। आज हमने पढ़ी कि 3 तरह के जो फैक्टर्स हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स में आ जाते हैं टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच।
टेम्परेचर और जो pH होते हैं दे हैव सम ऑप्टिमम वैल्यूज़, ठीक है, जिसके ऊपर एंजाइम बेस्ट परफॉर्म करता है। बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू एंजाइम कैन नॉट परफॉर्म वेल। क्यों? क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे वो pH हो। अच्छा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ये है कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हो एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक ख़ास सैचुरेशन पॉइंट पे मैक्सिमम एक्टिविटी आती है और उसके बाद एक्टिविटी चेंज नहीं होती, क्योंकि सारे जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिव साइट पे कोई ना कोई सबस्ट्रेट मौजूद है, और इस मौजूदगी की वजह से जो नया सबस्ट्रेट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा उस टाइम, ठीक है। So this is the crux of the story. I hope you have understood it. These graphs are important, and while making the graph आपको legends याद रखने हैं। आपने x और y एक्सिस पे ये लेबलिंग ज़रूर लिखनी है, और ये वाले जो एक्सप्लेनेशन है ये लिखनी है, और ये वाली डिस्क्रिप्शन है ये ज़रूर लिखनी है, ठीक है। सो आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई क्वेश्चन हो तो हम क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।